Good morning. Our next topic is factors affecting motor development. देखो भाई, इस टॉपिक के अंदर क्या है, मोटर डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया था पहले। मोटर डेवलपमेंट का सिंपल सा मीन इतना ही है कि बोन्स मसल्स या बॉडी की जो ग्रोथ है वही क्या कहलाती है, मोटर डेवलपमेंट कहलाती है। हमारा मूवमेंट का जो डेवलपमेंट है वो सारा क्या है, मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर दे रखा है यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। Biological factors are related to genes. These factors are known as heredity and genetic factors. The genes which we get from our parents are responsible for various type of development, including motor development. The percentage of fast twitch fibers and slow twitch fibers depend on biological factors. In fact, these factors are likely to affect the rate and ability of motor development. देखो सिंपल सा इतना दे रखा है इसके अंदर कि हर बच्चे की ग्रोथ जो है डिपेंड करती है कि उसके जो हेरिडिटरी है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे के अंदर आती है। तो मतलब जिस इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक ट्रांसफॉर्म जिसे बोलता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर का सिंपल सी बात है, कहाँ से होता है, पेरेंट्स से होता है। और उन्हीं के बेसिस पे, उसी डीएनए या जीन्स के बेसिस पे है बच्चों का जो है वो ग्रोथ डिपेंड करती है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी स्लो ग्रोथ होती है, कुछ बच्चे ऐसी होती है जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ बच्चों का ब्रेन शार्प होता है, किसी का ब्रेन जो है वो इतना वर्क नहीं करता है। ठीक है, कोई बच्चे जो है इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ बच्चे लेजी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिव ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है कि ये सब डिपेंड करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पेरेंट्स हैं, जनरेशन से, वो क्या है, वो किस तरह की है, उस पर भी डिपेंड करता है। ग्रोथ, जो बच्चे की ग्रोथ है उस पर भी डिपेंड करती है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो ही गया। तो सिंपल सी बात है कि जीन्स और डीएनए की वजह से अगर बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है तो वही क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। ठीक है, दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू बॉडी वेट, साइज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, सिंपल सी बात हम बात करें हैं कि किसी 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 फैमिली के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हो कैसे होते हैं, पतले होता है। ठीक है, उनकी पूरी फैमिली क्या है, पतली है। जनरेशन के अंदर भी देखे तो जाके देखे तो वहाँ पर भी इनके दादा नाना सभी क्या थे, पतले थे। ठीक है, और कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनमें परमानेंटली मोटा ओबेसिटी पाई जाएगी, सब मोटे हैं। तो ये जो देखने को मिल रहा है साइज़ ऑफ द बॉडी, वो कहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। तो बायोलॉजी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ जो है जनरली जैसे मान लो किसी फैमिली के अंदर बोन्स अगर वीक है तो उसके आने वाली जनरेशन के अंदर भी बोन्स वीक होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। रिसर्च स्टडीज शो डेट चिल्ड्रन with proportionality longer leg who are not overweight usually walk earlier than the children with short legs. जो लंबी टांगे वाले बच्चे होते हैं वो जल्दी चलते हैं छोटी टांगों वाले बच्चों से कंपैरिजन में। ये सब देखा गया है, स्टडी की गई है इस पर। ठीक है, बिकॉज ऑफ जनरली क्या होता है कि जो जिनकी टांगें लंबी होंगी या जो जिनकी लेंथ बड़ी होती है वो होते हैं पतले, ओवरवेट नहीं होते हैं और जल्दी चल सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे जिनकी हाइट कम होती है तो वो जल्दी कैसे दिखेंगे, मोटे गप्पू से में दिखेंगे, तो उनको चलने में टाइम लगता है। और आपने भी देखा होगा घर में ये चीज़। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Research study indicate that motor development take place at faster rate in children who are encouraged to explore their surroundings. Generally, it is observed that boys are expected to be involved in sports in comparison to the girls in most of the society. Environment किस तरह का मिल रहा है भैया, उस पर तो सिंपल सी बात है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। जिस तरह का इन्वायरमेंट आप अपने बच्चों को दोगे उसी तरह का उसके अंदर ग्रोथ होगी। एक बच्चा ऐसा है कि भाई जिसको आपने खेलने के लिए आसपास ग्राउंड भी है, खेलता भी है और सब कुछ एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और एक बच्चा ऐसा है जो बंद कमरे में, जिसको अभी से टेंशन है, पढ़ाई की लिखाई की सबकी टेंशन है,
ठीक है, बंद कमरे में, और देखता भी है, खेलता भी, तो क्या करता है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों को इन्वायरमेंट अलग मिला है, तो दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जनरली इट इज़ ऑब्जर्व डेट बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड, ये हो गया हमारा, boys are encouraged to take part in the motor activities, they are given more opportunity to take part in the sports activity. Those children who are not encouraged and motivated towards motor activities have slow rate of motor development. तो जिन बच्चों को इस तरह से इनक्रेज नहीं किया जाता है या स्पोर्ट्स से दूर रखा जाता है, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है, मोटर डेवलपमेंट जो है काफ़ी स्लो होगा। इनफैक्ट encouragement, love and security help to the children to take risk, explore fearlessly with leads to better motor development. सिंपल सी बात है कि भाई एक बच्चे को छूट दे रखी है, भाई खेलो खूब बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, खेलो आप, तो वो बच्चा क्या करेगा, बिना मतलब फ्रीली आराम से जो उसकी मर्जी होगी उस तरह से खेलेगा। और एक बच्चों को आपने क्या कर दिया, भाई इतना टाइम खेलना है, इधर खेलना है, उधर खेलना है, गंदे नहीं होना है, ये करने, तो सिंपल सी बात है कि आपने उसको पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी है खेलने की। तो सिंपल सी बात है, उसका जो डेवलपमेंट होगा, वो खेलेगा भी तो कैसे खेलेगा, जैसे कि वो किसी चीज़ से बचकर खेल रहा हो। ठीक है, तो बच्चों को इस तरह की छूट देनी चाहिए कि उसको हर तरह से खेलना है गंदा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बच्चे अगर खेलेंगे तो गंदे होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई खेलो लेकिन गंदे नहीं होना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं। भाई ये ऐसा स्पोर्ट हो गया जो बच्चा खेलेगा और कपड़े भी गंदे नहीं होगा। तो आधी टेंशन तो बच्चों को काहे क्यों जाएगी कि भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे तो खेले ही नहीं। कुछ बच्चे आपने पार्क में ऐसे देखोगे जो गुलाटी मार रहे हैं, कहीं देखे होंगे ग्राउंड वगैरह में, कुछ तो गुलाटी मार रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, खूब बढ़िया शानदार भाग रहे दौड़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो भी खेल रहे हैं लेकिन किस तरह से देख रहे हैं, स्लो मूवमेंट में वो खेलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको डर होता है कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ, इसका कहने का मतलब ये कि अगर बच्चों को फियरलेसली या फ्रीली छोड़ दें हम कि उनकी मर्ज़ी से वो खेलें, तो वहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज आल्सो लिएबल टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ये तो चलो सिंपल सी बात है, सबको ही पता है कि अगर खाना ही ढंग का नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से होगी। न्यूट्रिशियस फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन। If children get nutritious food, they get stronger, which ultimately leads to good motor development. On the other hand, if children do not get proper nutrition, they are found to be less energetic and owing to that their motor development take place slowly. सिंपल सी बात है भाई, जितना अच्छा न्यूट्रिशन देंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। ठीक है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह का ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किस तरह का ले रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ वो आ गया, फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज एनहेंस द मोटर डेवलपमेंट एज अ फास्टर रेट। हाउएवर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट परफॉर्म और प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली, देयर मोटर डेवलपमेंट बिकम स्लो। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी जो है उसको कितना यूज़ में हम ले रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को हम कितना यूज ले रहे हैं, कितना मूवमेंट हम बॉडी को दे रहे हैं, वो सारी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। इफ़ दे डू नॉट परफॉर्म इवन माइनर एक्टिविटी, देयर मोटर डेवलपमेंट आल्सो बिकम सो स्लो दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू मोटर डेवलपमेंट। तो फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हम करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, और वो जो है वो लीड करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा हमारे मोटर डेवलपमेंट की ग्रोथ को। मतलब मोटर डेवलपमेंट और अच्छी तरह से होगा हमारा अगर हम क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी को या फिजिकली तरीके से क्या रहे, अगर एक्टिव रहे तो। अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट चिल्ड्रन हु गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी लाइकली टू हैव बेटर मोटर डेवलपमेंट। जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की, कूदने की, जिनको अलाउ करते हैं पेरेंट्स की भाई कूद खेलो कूदो, कोई टेंशन नहीं है, अभी तुम्हारा टाइम है, तो वो बच्चे देखना आप, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनमें ब्रेन नहीं है, ये हो सकता है कि उनका पढ़ाई में ध्यान ना हो, ये हो सकता है, बट वो इतने एक्टिव होते हैं कि अगर वो चाहें तो वो चाहें तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। स्टडी में भी जनरली ऐसा ही देखा गया है, जो जिन बच्चों को खेलते ज़्यादा हैं या जो बच्चे खेलने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, जो स्टडी है उसमें थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, उनका खेलने का उनका मन जनरली कहाँ होता है, खेलने में होता है। लेकिन हम प्रॉपर गाइड के थ्रू हम बच्चों को दोनों प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ें हम दे सकते हैं।
ऐसा नहीं कि छोटे से बच्चे को हम क्या करें, स्टडी में डाल दें, यार ये करना है और करना है, और स्पोर्ट्स में उसको बिल्कुल दूर रखें। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए, स्टडी कम होनी चाहिए किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द मोटर एक्टिविटी गिव अ बेटर चांस फॉर डेवलपिंग सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़। सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि हम जनरली ये होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है तो हमारे सेंस जो है, हमारे सेंस जो है वो भी क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, हमारे सेंस भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, सेंस से मतलब होगा कि किसी भी चीज़ को पहचानने, जानने, उसको रिकॉग्नाइज करने का जो सेंस है हमारा, वो भी इंक्रीज़ होता है। किसी भी चीज़ को रिसीव करने, कोई भी चीज़ को हम समझने, थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, if proper opportunity are to not given to children, the motor development can take place in those children properly. There can be slow process motor development in such children. ठीक है भाई। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट सच एज विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर, सुनने या देखने में कहीं ना कहीं क्या हो, मिस्टेक हो। फॉलो द इंस्ट्रक्शन अबाउट एनी टाइप ऑफ मोटर एक्टिविटी बिकम्स more difficult. In same way, visual impairment also slow down the process of motor development. On the other hand, if there are no sensory impairment in children, they will have better motor development. देखो कई बार क्या होता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट और विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब ये हो गया कि सुनने और देखने का जो बोल सकते हैं कि जो तरीका है वो किस तरह का है बच्चे का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका हियरिंग पावर या ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख कर काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। जो बच्चे देख कर सीखता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर जो है बातों को याद रखते हैं, तो उस पर भी उनका डेवलपमेंट क्या होता है, डिपेंड करता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रंस डेफिनेटली अफेक्ट देयर मोटर डेवलपमेंट। एनी पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ जैसे इसमें दे रखा है स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, स्पाइनल मतलब हमारे बैक बोन की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर क्या है, बैक बोन जो है मुड़ी हुई है। ठीक है, फ्लैट फुट जो है वो कैसे फ्लैट है। नॉक नीज़ जब वो खड़ा होता है तो उसके घुटने जो है आपस में मिलते हैं। बो लेग्ड जो है उसकी कैसे टेढ़ी है। टेढ़ी का मतलब क्या है, सीधी टांगे उसकी नहीं है, टांगों के बीच में गैप ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट्स hindrance and obstacles in the path of motor development of the children. In the absence of postural deformities, the motor development in child take place at a faster rate. तो इस तरह की कंडीशन अगर बच्चे में नहीं होती है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मोटर डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है भाई, तो अगर ओबेसिटी ज़्यादा है, फैटी ज़्यादा है बच्चा, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, और फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसका ग्रोथ, बोन्स, मसल्स जो है वो धीरे ग्रोथ करेंगे। It means the children who are overweight or obese do not feel enough enthusiasm for any motor activity and may even find too uncomfortable to perform it. ठीक है, तो जनरली देखा होगा जो मोटे हैं, जो फैटी बच्चे हैं, तो जनरली उनको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी गेम स्पोर्ट्स परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत आती है, बिकॉज ऑफ ओवरवेट होने की वजह से उनका मूवमेंट ऑफ बॉडी जो है वो क्या होता है, काफ़ी अफेक्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट इन सच चिल्ड्रन टेक प्लेस वेरी स्लोली, दे टेक मोर टाइम टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है कि भाई फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल फेमिलियर क्वेश्चन है, जो जनरली हर इंसान को पता होना चाहिए।
Exercise control weight. Regular exercise help in the controlling weight. In fact, weight gain occurs when child take more calories than requirement of his body. The unused excess calories are accumulate as a fat in the body. सिंपल सी बात है कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं, तो जो फेट जो भी है वो जो भी हम खा रहे हैं वो क्या होगा, फेट की फॉर्म में जमा होगा, और जमा होगा तो बॉडी का वेट बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करें, जितना हम खा रहे हैं उतनी हम एक्सरसाइज कर लें, तो वो जो खा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब फेट वगैरह क्या हो जाएगी, में बर्न हो जाएगी। बर्न होने के बाद इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फेट बॉडी में जमा हो रही थी वो जमा नहीं होगी। हम कैसे रहेंगे, अंडरवेट, मतलब हम कैसे लेंगे, फिट रहेंगे, अंडरवेट भी नहीं, फिट रहेंगे। In this way, he start gaining weight, which ultimately leads him towards the overweight and obesity. Nowadays, a lot of children, not only in India but throughout the world, are getting obese, which is the root cause of various physiological problems. Regular exercise helps such children in the burning excess calorie. The more intense the activity or exercise, the more calories they burn. Simple सी बात है भाई, कोई बात नहीं, खाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जितना खा रहे हो उतना आप एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि जो खा रहे हो आप उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा। जितनी कैलोरी ले रहे हो वो बर्न करना पड़ेगी, नहीं तो भैया वो फिर क्या होगी, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी, जो आपको ओबेस कर सकती है, मोटापा आपको बढ़ा सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज टेक प्लेस फेट अवे एंड लोअर द एक्सेस वेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन इन द प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग वेट। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन पता सबको है, फॉलो कोई नहीं करता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बोन्स, स्ट्रेंथन्स बोन्स। एक्सरसाइज बुल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्सरसाइज इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बोन्स भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बोन सेल्स हैं वो बढ़ती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी बोन्स अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो डिजीज़ है बोन से रिलेटेड, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हमारी बोन्स इसमें काफ़ी वीक हो जाती है, बोन्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स हो जाता है, छेद बन जाता है और काफ़ी वीक हो जाती है हमारी बोन्स। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करें, रेगुलर अगर एक्सरसाइज करें तो ये कंडीशन नहीं आई। इफ़ रेगुलर एक्सरसाइज इज नॉट परफॉर्म, द बोन्स यूजली लॉस देयर डेंसिटी, बिकम वीक, फ्रेगाइल एंड पोरस। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर, फ्रेगाइल हो जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, पोरस हो जाएगी मतलब छेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसमें गैप्स बन जाएंगे, सेल्स के बीच में गैप्स बन जाएंगे। हैंस एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प द स्ट्रेंथिंग द बोन्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो एक्सरसाइज करने वाला है, ठीक है, चाहे एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो, चाहे रनिंग करने वाला हो, चाहे जिम जाने वाला हो, तो आप उनके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देखेंगे नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन। ये तो है रियल बात। चाहे योगा करने वाला हो तो उनकी बॉडी में आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देखेंगे दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है, जो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनसे कंपैरिजन। ठीक है, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द लंग्स। सिंपल सी बात है, क्योंकि कभी भी हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपल सी बात है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो ऑर्गन्स है वो क्या है, लंग्स है हमारे, और इसके अलावा हार्ट है। तो लंग्स ही तो जो हैं वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारा बॉडी की जो CO2 है उसको बाहर निकालता है। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट इनहेंस द लंग्स कैपेसिटी एंड देयर एफिशिएंसी इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सिंपल सी भाई बात है भाई, बॉडी को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ना, चाहे ब्रेन को, बॉडी की हर सेल को जितना ज़्यादा अच्छा तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही बॉडी जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। ठीक है, उतना ही हमें एक्टिवनेस रहेगी। लेकिन अगर बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पर फिर लेजीनेस और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बॉडी का वीकनेस हमें महसूस होगी। तो अगर लंग्स की बात करें तो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपल सी बात है, लंग्स की एक्सरसाइज होगी, और लंग्स की एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमें बॉडी को मिलेगा और हम क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। बोलते हैं ना भाई, एक्सरसाइज करने से हम फ्रेश रहते हैं, एक्सरसाइज करने से हम एक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि एक्सरसाइज करेंगे तो लंग्स काम करना, लंग्स का जो वर्किंग है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे लंग्स जो है
उनके अंदर कैपेसिटी तो क्या होता है, उनके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन कंडीशन होती है, मतलब हमारे लंग्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो हम रेगुलर अगर लंग्स की एक्सरसाइज करते रहें या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स की साइज़ बढ़ेगी। जितना लंग्स बढ़े, साइज़ बढ़ेगी, उतना ही हम जो है गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, उतना ही ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आएगा। ठीक है, उतना ही ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, उतना ही ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ लंग्स, टाइडल एयर कैपेसिटी एंड वाइटल एयर कैपेसिटी आर इंक्रीज। टाइडल एयर कैपेसिटी का मतलब क्या है? नॉर्मल सांस लेने वाली कैपेसिटी, नॉर्मल हम जो वॉल्यूम हम सांस में लेते हैं वो वॉल्यूम, या फिर फोर्सफुली हम जो एयर ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों ही तरह की कैपेसिटी जो है हमारी बढ़ जाएगी। कभी देखना, जो रनिंग रेगुलर रनिंग करने वाले होते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, तो उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ कि वो लंग्स का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। उनकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, एयर लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इवन अनयूज्ड alveoles become active, so it can be said that lungs are strength and become capable to perform various activity for longer duration. स्टेमिना जो है हमारा बढ़ जाता है। स्टेमिना किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ये रीज़न क्या है इसका? इसके पीछे का रीज़न यही है, एक्सरसाइज promotes changes in the brain structure. Exercise change the brain structure and function the infants and young children, which are beneficial for them. As a matter of fact, sensory stimulation through exercise is essential for maximum growth and development of the young nervous system. It also stimulates various chemicals which help the children to feel happier and more relaxed. ठीक है, एक्सरसाइज करके हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करवा सकते हैं, या जो एक्सरसाइज करता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है। देखो सिंपल सी बात है कि एक्सरसाइज करने से, मैंने बोला मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बोल रहा है, प्रमोट्स चेंज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर, तो एक्सरसाइज जो है उससे हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ब्रेन की कैपेसिटी क्यों एक्सरसाइज करने से कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे, लंग्स प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, तो ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होगा। ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होगा तो हमारा जो मेंटली हेल्थ है वो हमारी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और सिंपल सी बात है, हम ये जानते हैं कि किसी भी ग्रोथ, बॉडी की दूसरी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जो है डिपेंड करती है मेंटल ग्रोथ कैसी है। हम मेंटली फिट है तो फिजिकल तो फिट अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, ये वाली बात है। एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज की वजह से जो है बॉडी की बहुत सारी सेल्स जो हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करती हैं। ठीक है, हैप्पियर जो उसको क्या करती है, हैप्पियर बनाती है, रिलैक्स महसूस करवाती है। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द हार्ट। एक्सरसाइज इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। ये तो सबको पता है कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तब लंग्स और हार्ट दोनों जो है प्रॉपर वर्क करता है। द हार्ट रेस्पॉन्ड द एक्सरसाइज बाई बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड मोर एफिशिएंट। एक्सरसाइज नॉट ओनली मेक्स द मसल्स ऑफ हार्ट स्ट्रॉन्गर बट इंक्रीज द साइज, आल्सो हेल्प इन द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का मतलब, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना अमाउंट में ब्लड जो है सप्लाई कर रहा है हार्ट बॉडी को। जनरली ये वॉल्यूम होती है 70 ml के आसपास। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना होता है, 70 ml के आसपास होता है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले इंसान है तो उसमें ये वॉल्यूम बढ़ सकती है, 70 ml से बढ़ सकती है। कार्डियक आउटपुट मतलब ये हो गया कि हार्ट से बॉडी में कितना ब्लड जा रहा है। ब्लड वॉल्यूम, टोटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, टोटल ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब डिपेंड करता है, विच अल्टीमेटली इंप्रूव द फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड से रिलेटेड चीज़ें, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट के मसल्स जो है, हार्ट की वर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर हम एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल। रेगुलर एक्सरसाइज यूजुअली मेक द चिल्ड्रन मोर एनर्जेटिक। इट अलाउज देम टू मोर एक्टिव एंड प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू डू कंटिन्यू टू परफॉर्म मेनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। सिंपल सी बात है कि भाई एक्सरसाइज जो है वो एनर्जी बूस्ट करती है। ठीक है, फिर इसको रिलेट करो लंग्स से, हार्ट से। भाई एक्सरसाइज करेंगे तो लंग्स
ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड पंप होगा बॉडी के अंदर तो एनर्जेटिक हम अपने आप को महसूस करेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा हम एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, एक्सरसाइज से जो है ब्लड का शुगर लेवल क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, और मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मसल्स। सिंपल सी बात है ना भाई, जितना ज़्यादा मसल्स को यूज़ करेंगे मसल्स उतने क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं हमारे। ठीक है, जितने ज़्यादा मसल्स को हम यूज़ करेंगे मसल्स उतने ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, डंबल्स डेली डंबल उठा रहे हैं, जाके आर्म्स बना रहे हैं, बाइसेप्स बना रहे हैं, तो डेली वो मसल्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, तो उनके बाइसेप्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हेल्प इन द मोटर डेवलपमेंट, वो तो है ही। ठीक है, सारा मोटर डेवलपमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हेल्प इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये भी हमें पता है कि जितनी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है काफ़ी अच्छा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाते हैं और बैठ जाते हैं, तो जनरली उनको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पड़ा है अंदर, सड़ रहा है अंदर पड़ा पड़ा। ठीक है, तो जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी ये दे रखा है यहाँ पर। एक्सरसाइज इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या है, न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है हमारा ब्रेन और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे मसल्स को, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन। तो जितना ज़्यादा ये ब्रेन और मसल्स का एक जो कोऑर्डिनेशन है वो जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी बॉडी जो है ग्रोथ अच्छा करेगी, उतना ही मूवमेंट अच्छा होगा, मोटर डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा और हर काम हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा, अगर हमारा ब्रेन और मसल्स दोनों कंट्रोल में है, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। एक्सरसाइज इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इट टेक्स प्लेस मोर एफिशिएंटली ड्यूरिंग स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। Exercise help in the achieving coordination of nerve and muscles. It is really beneficial for children because it is required to make fine, precious, systematic, balanced movement with require not only in the field of games and sports but every facts of life. सिंपल सी बात है भाई, ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी का बैलेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब बॉडी का बैलेंस का मतलब एक टर्म में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। बॉडी का बैलेंस का मतलब हो गया चलने में बैलेंस, भागने में बैलेंस, रनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग, हर चीज़ में क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो जहाँ बैलेंस का मतलब हो गया कि ब्रेन और मसल्स दोनों का कोऑर्डिनेशन, तो जहाँ बैलेंस हमारा परफेक्ट है तो वहाँ पर ये सारे काम हमारे क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। समझ में आई है नहीं बात? ठीक है। एक्सरसाइज हेल्प इन द स्टेइंग हेल्दी, ओहो कितनी बड़ी बात बताई इसने। ओवरऑल सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ताकि हम हेल्दी रहें। एक्सरसाइज करने का पीछे का मकसद क्या है, ताकि हेल्दी रहें। एक्सरसाइज करेंगे ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे, ऑक्सीजन मिल ही रहा है, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मिल रहा है तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगा, इम्यून पावर बढ़ेगा तो बीमारी हमें कम होगी, हम हेल्दी रहेंगे। ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, कैंसर वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो कैंसर क्योंकि हम जब जो भी बंदा एक्सरसाइज करने वाला होता है, सिंपल सी बात है, वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। उसको वो अगर उसको ये बीमारी लग गई हेल्थी रहने की, एक्सरसाइज करने की, तो वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं उसके लिए, क्योंकि फिर उसका अपने आप ही जो है पूरा बॉडी मतलब उसका पूरा लाइफ में जो है फिर डिसिप्लिन आ जाता है, एक रेगुलेशन बन जाते हैं, कुछ रूल्स बन जाते हैं उसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज से जो है अपना आप ही रूल्स बन जाते हैं, रेगुलेशन बन जाते हैं लाइफ में, तो वो वही चीज़ खाएगा जो उसके लिए अच्छी है। ठीक है, जैसे जो नशे होते हैं, जैसे सिगरेट है, वाइन है, ये सारी चीज़ें जो है इनसे दूर रहे ना की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, ये हार्मफुल चीज़ अगर नहीं खाएगा तो वहाँ पर डिफरेंट ऑफ डिजीज़ होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होगी, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ नहीं होगी, कैंसर जैसे डिजीज़ नहीं होगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल्स जो है अफेक्टेड है अभी पेट की बीमारियों से, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कब्जी रहती है, डाइजेशन नहीं हो रहा है। डाइजेशन होगा कहाँ से भाई, जब तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज की क्या बेनिफिट है, और काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है कि एक्सरसाइज जो है ओवरऑल
चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, किसी भी तरह की ग्रोथ की बात करें तो एक्सरसाइज जो है हर जगह क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में जिस तरह से खाना, पहनना, नहाना, ये सब क्या होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, उस तरह से एक और एक्सटेंड या एक और प्रोसेस हम बॉडी हमारे लाइफ में जोड़ लें, एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे भाई खाना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का बोलना ही होता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। खाने के लिए कहाँ से मिल रहा है, नहाने के लिए कहाँ से मिल रहा है, सोने के लिए टाइम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, भाई जीने के लिए, अब एक्सरसाइज भी जीने के लिए ज़रूरी है, तो इसको भी आधा घंटा, लाइफ का आधा घंटा जो है इसके लिए भी दो। ठीक है, ओके, ये हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।